Hi guys, welcome to our rapid revision series. Myself Sevagul Gupta. In this video, we are covering rapid revision of SQC1 और SA 220 जो हमारे एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स का आता ही आता है। तो इसको हम रैपिड रिवीजन की तरह जल्दी से कवर करेंगे। अगर आप इसको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये नोट्स परचेज करनी है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप टेस्ट सीरीज और मेरे ऑडिट सिंप्लीफायर हैंडबुक परचेज कर सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लिंक से ज्वाइन होकर वहां से एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट रैपिड रिवीजन ऑफ SQC1 और SA 220। SQC1 और SA 220 में पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि SQC1 में क्या आता है, SA 220 में क्या आता है। SQC1 पे बात करेंगे जब वो पूरे फर्म लेवल पे आप जब क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाते हो तो SQC1 की बात आएगी। SA 220 पे जो SQC1 की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसको इंप्लीमेंट करते हो तो हमारे SA 220 में भी बात आएगी। और SA 220 हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है, जबकि SQC1 पूरे एंगेजमेंट पे लगता है, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो रिलेटेड सर्विस हो, चाहे वो एश्योरेंस सर्विस हो, सब पे लगेगा। ये आपको ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। SQC1 में रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जब वो पूरे फर्म लेवल पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बन रही है तो फर्म के टॉप लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कि हमारे सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर होते हैं। जब हम बात करते हैं SA 220 में किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बात करते हैं ऑडिट ऑफ ईच एंगेजमेंट लेवल पे, तो वहां पे किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये हमारा बेसिक था। जब हम बात करते हैं एंगेजमेंट पार्टनर में कौन होगा, फुल टाइम प्रैक्टिसिंग मेंबर होने चाहिए। EQCR कौन हो सकता है, EQCR शुड बी अ CA ओनली और उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके पास ये दोनों नहीं है तो वो EQCR नहीं बन सकता। ये हमारा बेसिक था। लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, SQC1 का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फर्म शुड एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड दैट फर्म्स एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द PRL रिक्वायरमेंट। PRL मींस प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट। और सेकंड क्या है, रिपोर्ट आर इशूड एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। जब हम बात करते हैं SA 220 के ऑब्जेक्टिव की, तो यार SA 220 के भी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो SQC1 का ऑब्जेक्टिव होगा, बट यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे हम स्टेब्लिश नहीं करेंगे। ऑडिटर शैल इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट एन एंगेजमेंट लेवल। और यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ऑडिट कंप्लाई विद द PRL रिक्वायरमेंट और ऑडिट रिपोर्ट इशू एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। और ये दोनों ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आप एग्जाम में आप देखोगे ना, सॉल्यूशन में यही लाइन से स्टार्ट होता है, तो आपको ये दोनों अच्छे से लर्न करना है। अब बात आती है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर को आप डॉक्यूमेंट भी करना है क्या, यस आपको डॉक्यूमेंट भी करना है और कम्युनिकेट भी करना है पर्सनल से, तभी तो उनको पता लग पाएगा कि आपको कंप्लाई करना पड़ेगा PRL रिक्वायरमेंट का। फिर इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स। अब हम एक एक एलिमेंट्स को लेके चलेंगे और फटाफट कंप्लीट करते जाएंगे। जब हम बात करते हैं टोटल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट होता है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप होता है, हमारा HR होता है, हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस होता है, हमारे मॉनिटरिंग होती है। ये सारे एलिमेंट्स अब एक एक एलिमेंट को लेके चलते हैं। जब हम बात करते हैं लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी, आप इसकी बात करेंगे। SQC1 में किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CEO और मैनेजिंग पार्टनर। और उनको क्या इंश्योर करके रखना है कि कमर्शियल कंसिडरेशन डज नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। जो कमर्शियल कंसिडरेशन है वो ओवरराइड ना करे क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। अगर आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो आप क्वालिटी को कम करके पैसे की साइड नहीं जा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, फर्म की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज, उसमें आपको डेमोस्ट्रेट करना है फर्म ओवरराइड कमिटमेंट टुवर्ड द क्वालिटी, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, फर्म शुड डिवोट sufficient resources for the development of the documentation of quality control policies। ये हमारा SQC1 का क्या था, हमारे लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी। जब हम बात करते हैं SA 220 में, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एंगेजमेंट पार्टनर की। उसमें ईच ऑडिट एंगेजमेंट में रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंगेजमेंट पार्टनर की, और वो एम्फेसाइज किस पे करेगा, दो चीजों पे, एक तो इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, एक क्वालिटी एसेंशियल। जब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, उसके भी काफी इजी 4 पॉइंट है। कौन कौन से हो सकते हैं, सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा भाई कंप्लाई करो PRL रिक्वायरमेंट का, वो आपका एक एम्फेसाइज करोगे इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी का। आपका क्या ऑब्जेक्टिव था, सेकंड, क्या रिपोर्ट इशू हो एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, वही आपका सेकंड आपकी इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी का पार्ट बनेगा। फिर आपको SQC1 की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका थर्ड क्या बनेगा, कंप्लाई विद द फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। फोर्थ क्या होगा, एंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रिजल। ये हमारे लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी, लास्ट में जाके हम वापस रिवाइज कर लेंगे। फिर आता है हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप स्टार्टिंग लाइन क्या लिखोगे, फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। एस्टेब्लिश मींस SQC1 की बात हो रही है, एस्टेब्लिश करेंगे पॉलिसी एंड प्रोसीजर जिससे फर्म के जो एम्प्लॉय है वो कंप्लाई कर पाए एथिकल रिक्वायरमेंट का, यह आपको ध्यान रखना है। और जब हम SQC1 की बात करें तो सारे एंगेजमेंट पे लगेगा, तो आपके जो कोड ऑफ एथिक्स है, प्रिंसिपल्स है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीजें सारे एंगेजमेंट पे कंप्लाई होनी चाहिए। फिर इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएगा कौन, SQC1 में आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर भी बनानी पड़ेगी रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। आपको इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के ऊपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएगी, और उसमें आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करोगे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट पर्सनल से कि भैया तुझे कंप्लाई करना है, मैं तुझसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। सेकंड, आप आइडेंटिफाई करोगे, इवेल्युएट करोगे कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है जो थ्रेट क्रिएट कर सके इंडिपेंडेंस पे। अगर कोई थ्रेट क्रिएट कर रहा है तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे, उसको एलिमिनेट करोगे, रिड्यूस करोगे। अगर सर एलिमिनेट भी नहीं हो सकता, रिड्यूस भी नहीं हो सकता, तो आप विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से।
और अगर कोई ब्रीच हो जाती है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट की, तो जिसको पता लगा वो प्रॉम्प्टली नोटिफाई करेगा फर्म को और एंगेजमेंट पार्टनर को, दोनों को नोटिफाई करेगा, दोनों मिलकर रिजोल्व करेंगे उस मैटर को। ये तो था हमारे एसपीसी 1 में जब आप पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाते हो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट की। अब आते हैं एसए 220 की बात। एसए 220 में तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा उस इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट का, एम्प्लॉय को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी एंगेजमेंट पार्टनर की, जो आपकी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर है वो अप्लाई हो ईच ऑडिट एंगेजमेंट पे। और वहां पे आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आप ऑब्टेन करोगे रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन और सर्कमस्टेंसेज जो थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं इंडिपेंडेंस के ऊपर, आप वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे, सर्कमस्टेंसेज ऑब्टेन करोगे। फिर आपने वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी, फिर आप उसको इवैल्यूएट करोगे, यार इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करोगे कि सच में ब्रीच तो नहीं हो सकता इंडिपेंडेंस की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का। अगर ब्रीच हो रहा है तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन लो और उसको एलिमिनेट करो उस थ्रेट को और रिड्यूस करो टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। सर अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही तो क्या हम विड्रॉ कर ले? नहीं, यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते आप। यहाँ पे आप फर्म को बताओगे, फर्म एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और फर्म विड्रॉ कर सकता है। एंगेजमेंट पार्टनर के हाथ में पावर नहीं है कि वो विड्रॉ कर सके, यह आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ आपको एथिकल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग भी बोला है कि आपको एटलीस्ट एनुअली आपको रिटर्न कंफर्मेशन लेना है कि जो आपके एम्प्लॉय हैं वो भी रिलेवेंट एम्प्लॉय, उन्होंने कंप्लाई करा है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट का, आपको एनुअली एक उनसे रिटर्न कंफर्मेशन लेना है। साथ साथ क्या है, कई बार एंगेजमेंट पार्टनर एक ही जगह एक ही ऑडिट में इन्वॉल्व होता है तो उसका फैमिलिटी थ्रेट आ सकता है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट की बात हो रही है ऑफ लिस्टेड एंटिटी, उसमें एंगेजमेंट पार्टनर को 7 साल के अंदर अंदर एक बार को रोटेट करना ही पड़ेगा, मतलब 7 साल में आपको एंगेजमेंट पार्टनर को चेंज करना ही पड़ेगा। ये हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट थी। सेकंड एलिमेंट था हमारा क्वालिटी कंट्रोल का। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड एलिमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। जब हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। 3 चीजों को इवैल्यूएट करोगे जब भी आप एक्सेप्ट करोगे, जब भी आप कंटिन्यू करोगे किसी भी क्लाइंट के एंगेजमेंट को। सर कौन सी 3 चीजों का ध्यान रखेंगे आप? तो एक तो क्लाइंट की जो इंटीग्रिटी आप उसको कंसीडर करके चलोगे कि यार इंटीग्रिटी कैसी उसकी, उसको कंसीडर करोगे। सेकंड, जो फर्म की जो एंगेजमेंट पर्सनल्स हैं, जो आपके एम्प्लॉय है, कॉम्पिटेंट तो है ना उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने की रिगार्डिंग, वो उनके पास सफिशिएंट रिसोर्स तो है ना, उनके पास टाइम तो है ना, वो सारी चीजें आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। साथ साथ जो आपकी फर्म है और जो एंगेजमेंट की टीम है, जो पर्सनल्स है, वो भाई एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लाई तो कर पाएंगे ना। ये तीनों चीजों को आपको इवैल्यूएट करना है जब भी आप एक्सेप्ट करोगे, जब भी आप कंटिन्यू करोगे किसी भी एंगेजमेंट को। साथ साथ अगर आपको कोई इशू आइडेंटिफाई होता है और आपने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया तो आपने इशू को कैसे रिजोल्व करा उसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी कैसे इवैल्यूएट करें सर क्लाइंट की, तो उसके रिगार्डिंग सर्टेन मैटर्स दिए हैं कि आप आइडेंटिफाई करोगे क्या बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट, प्रिंसिपल ओनर और उसके की मैनेजमेंट पर्सनल रिलेटेड पार्टी, उन सबकी क्या करोगे, उनकी जो रेपुटेशन है उसको इवैल्यूएट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड, आप चेक कर सकते हो कि यार नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन क्या है, उसकी बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसी है, कहीं वो इलीगल बिजनेस में तो नहीं है, वो चीजें आप चेक कर सकते हो। थर्ड, आप देख सकते हो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो। कहीं भाई क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न विद द मेंटेनिंग फर्म फी एज लो एज पॉसिबल, जिससे वो सारे प्रोसीजर परफॉर्म ना कर पाए कि फी इतनी कम कर दें, कहीं ऐसा तो नहीं है। कहीं आपके लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ वर्क तो नहीं करा हुआ मैनेजमेंट ने, आपको वो भी इवैल्यूएट करना है। और आपको एटीट्यूड चेक करना है क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का कैसा है, की मैनेजमेंट पर्सनल का कैसा है, ये चीजें आपको मैटर देखने हैं जब भी आप इंटीग्रिटी को इवैल्यूएट करोगे। फिर आते हैं सर इंटीग्रिटी तो ठीक है, बट मेरे एंगेजमेंट टीम, मेरे जो एंगेजमेंट पर्सनल्स हैं उनको कैसे इवैल्यूएट करूं कि वो कैपेबल है, कैपेबिलिटी है, उनके अंदर कॉम्पिटेंस है। तो उसके रिगार्डिंग बोला फर्म के जो पर्सनल्स हैं उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, जिस एंगेजमेंट पे आप उसको लगा रहे हो उनकी रिलेवेंट इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। साथ साथ आपके जो फर्म के एम्प्लॉयज हैं, पर्सनल्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ साथ सफिशिएंट पर्सनल्स होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपको 10 पर्सनल चाहिए, आपके पास ओनली 2 है, तो आप एक्सेप्ट करके क्या करोगे। तो आपको ध्यान रखना एक्सपर्ट्स अवेलेबल होना चाहिए। साथ साथ जो आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो कंप्लीट कर पाओगे ना रिपोर्टिंग डेडलाइन तक, ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये हमारे पूरे कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज की बात हो गई, जहां पे आपको ये सारे मैटर को कंसीडर करना पड़ेगा। फिर आता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग विड्रॉन फ्रॉम द एंगेजमेंट। अगर भाई आपको पता लगा इंटीग्रिटी खराब है, आप पता लगा कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लाई नहीं कर सकते, तो आप विड्रॉ कर रहे हो, जो आप ऑलरेडी कंटिन्यू करके आ रहे हो एंगेजमेंट को, उसको विड्रॉ करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए। उसके अंदर क्या क्या आएगा, डिस्कस करोगे एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से, कि जो फर्म है ना भाई कुछ एक्शन ले सकती है, रिलेवेंट फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे फर्म एक्शन ले सकती है, आप वो पहले डिस्कस करोगे। और अगर आपको एप्रोप्रिएट लगता है कि यार आप विड्रॉ करोगे ही करोगे, तो आप डिस्कस करोगे भाई एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से कि हम विड्रॉ करें और हमारा रीजन फॉर विड्रॉल क्या है, आप वो डिस्कस करोगे।
फिर थर्ड आएगा हमारा कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा कहीं आपकी पीआरएल रिक्वायरमेंट तो नहीं, प्रोफेशनल रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं किसी और को बताने की रिगार्डिंग, आपको वो भी चीज भी चेक करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और को बताना है तो आपको उसके रीजन भी बताने पड़ेंगे टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इन सब चीजों को आप डॉक्यूमेंट करोगे। सिग्निफिकेंट इशूज, कंसल्टेशन, कंक्लूजन, ये सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट करोगे। इसके अंदर एक और एग्जांपल है कि अगर क्लाइंट कोई एक नई इंडस्ट्री में एक्सपेंड कर रहा है, उसकी आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप विड्रॉ कर लो, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी है। अब आता है ह्यूमन रिसोर्स, जो काफी बेसिक है कि आपको एंगेजमेंट पार्टनर के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस चेक करनी है, उसके पास सफिशिएंट टाइम तो है ना, जिस एंगेजमेंट पे आप एंगेजमेंट पार्टनर को लगा रहे हो, वो सारा ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर कवर होना चाहिए, काफी बेसिक है। अब आता है हमारा मेन एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। जब हम बात करते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की, तो भैया जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो रिव्यू करेगा, सुपरवाइज करेगा, क्या जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं एंगेजमेंट टीम उसको रिव्यू सुपरवाइज करेगा। अगर एंगेजमेंट पार्टनर ऐसे बोल देता है कि यार तू ऑडिट मैनेजर है, तू ही संभाल पूरी ऑडिट को, तो वो गलती आ जाएगी। रिव्यू सुपरविजन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ध्यान रखना है। सर रिव्यू में क्या आएगा? रिव्यू क्या होता है? जब कोई मोस्ट एक्सपीरियंस टीम मेंबर आपके कोई लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर का वर्क का रिव्यू करता है, तो हमारा होता है रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर क्या क्या चीज पॉइंट्स को कवर करेगा? वर्क हैज बीन परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद पीआरएल रिक्वायरमेंट, मतलब जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो एज पर पीआरएल रिक्वायरमेंट तो है ना, क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो यही कौन चेक करेगा? मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर चेक करेगा लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर के वर्क को। सेकंड सिग्निफिकेंट मैटर्स है, वो रेज तो है ना फॉर द फर्दर कंसल्टेशन, आपको चेक करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन तो प्रोवाइड की गई है ना, जब अगर उसको नीडेड थी तो एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन तो दी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ जो वर्क उसने परफॉर्म करा है वो कंक्लूजन को सपोर्ट तो करता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ जो भी एविडेंस ऑब्टेन करा है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट तो है ना, और सपोर्ट कर रहा है ना रिपोर्ट को, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था जिसके रिगार्डिंग आपने उसको वर्क दिया था वो अचीव भी तो हुआ है ना, वो चीजें आप चेक करोगे। तो ये सारे रिव्यू के रिलेटेड आपको चेक करना है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड काफी अच्छा पॉइंट है, अगर एंगेजमेंट पार्टनर बिटवीन द ऑडिट चेंज हो रहा है, चाहे उसकी डेथ हो गई हो, चाहे वो कहीं चला गया हो, कोई दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर आ रहा है, तो आप पहले क्या करोगे? रिव्यू करोगे उसके वर्क को, देन ही आप उस पर साइन कर सकते हो। कोई नया एंगेजमेंट पार्टनर देन ही उस ऑडिट पे साइन कर सकता है। उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा एडुकेट स्किल एंड केयर, और साथ साथ ऑब्टेन करना पड़ेगा रीजनेबल एश्योरेंस कि जो वर्क परफॉर्म करा है अदर्स ने, जो कोई उसके एंगेजमेंट टीम किसी और की एंगेजमेंट टीम ने वर्क परफॉर्म करा है वो एडुकेट तो है ना उसके रिगार्डिंग, वो सारी चीजें वो एक्सरसाइज करेगा, तो ही वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो ही वो साइन कर सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर आता है हमारा कंसल्टेशन। कंसल्टेशन की बात करेंगे तो क्या बोलता है? एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन प्रोवाइड करो टू फॉर डिफिकल्ट एंड कॉन्टीजियस मैटर पे आपको एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी है। बट सर अगर ओनली कंसल्टेशन का एक क्वेश्चन आ जाता है तो और पॉइंट कहां से लाएंगे? तो इससे रिगार्डिंग बोला है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ कंसल्टेशन होगा, उसको भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। साथ जो आप कंक्लूजन पे रीच हुए ड्यूरिंग द कंसल्टेशन, आपने कंसल्टेशन ली, जो कंक्लूजन पे रीच हुए उसको भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। साथ साथ सफिशिएंट रिसोर्स होने चाहिए कंसल्टेशन के रिगार्डिंग, मतलब कोई पर्टिकुलर बंदे होने चाहिए जिससे आप कंसल्ट कर सको, वो सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की। अगर आपको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है एंगेजमेंट टीम का और एंगेजमेंट पार्टनर का, या EQCR और एंगेजमेंट पार्टनर का, तो सर वो रिजोल्व कैसे करेंगे? रिजोल्व होगा फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के हिसाब से, मतलब आप कंसल्ट कर सकते हो किसी भी अनदर प्रैक्टिशनर से, फर्म से, प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडीज से। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रिपोर्ट सेल इशू ओनली आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस, मतलब आपका जब तक रिजोल्व नहीं हो जाता वो डिफरेंसेस तब तक आप रिपोर्ट इशू नहीं करोगे। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो कि एंगेजमेंट टीम के अंदर ही आपस में डिफरेंसेस है, तो उसको भाई कौन रिजोल्व करेगा? तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई वो सेटल करे डिस्प्यूट को। ऐसा ना हो कि वो साइड में चला जाए, अपने आप डिस्प्यूट को रिजोल्व करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब एंगेजमेंट टीम के अंदर डिस्प्यूट हो रहा हो, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा पॉइंट था हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, और हमने फिर उसके अंदर देखा कंसल्टेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और यहाँ पे आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात आ जाती है, वो हम ऐसे 230 के अंदर देख लेंगे। फिर आता है हमारा EQCR। सर ये EQCR क्या होता है? EQCR में आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको रिव्यू करना पड़ेगा, किसी को बुला के रिव्यू कराना पड़ेगा, जो आपका ऑडिट एंगेजमेंट है उसको रिव्यू कराना पड़ेगा। EQCR इन लिस्टेड एंटिटी इज ए मैंडेटरी, मतलब ओनली एंड ओनली लिस्टेड एंटिटी पे मैंडेटरी है। बाकी कोई दूसरी एंटिटी है उसमें भाई फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर बोलते हैं कि EQCR कराना जरूरी है, तो आप कराओगे, अदरवाइज नहीं कराओगे। EQCR शुड बी CA, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, या कोई टीम होगी, एक इंडिविजुअल पर्सन ना होकर पूरी टीम भी हो सकती है, बट उसको लीड करने वाला कौन होगा? CA होगा, बाकी चाहे नॉन क्वालिफाई होंगे तो भी चल जाएगा। और हैव अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। हैव अ रिक्विजिट टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहा है तो EQCR नहीं बन सकता, आपको दिमाग में ये बात रखनी, क्योंकि इसका ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। और इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EQCR,
मतलब ऐसा ना हो कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपने उससे इतनी चीजें डिस्कस कर ली, आपने उससे के साथ मिलकर डिसीजन लिया, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एंगेजमेंट पार्टनर कंसल्ट कर सकता है EQCR से, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसल्ट करो, बट आपको ध्यान रखना है उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे मेन क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सर EQCR अपॉइंट कौन कर सकता है, एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट कर सकता है? नहीं, ये एंगेजमेंट पार्टनर कैन नॉट अपॉइंट EQCR, ये आपको ध्यान रखना है। और EQCR शैल नॉट टेक पार्ट इन द डिसीजन ऑफ एंगेजमेंट टीम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है EQCR से रिलेटेड। ये सारे बेसिक पॉइंट्स थे। अब सर EQCR आके क्या क्या चीजें चेक करेगा उसकी बात करते हैं। मैटर टू कंसीडर व्हाइल परफॉर्मिंग EQCR फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी में मैंडेटरी होते हैं। अब इसके अंदर आके क्या करेगा, एंगेजमेंट टीम को इवेल्युएट करेगा कि भाई फर्म के इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक एंगेजमेंट उसका कंप्लाई हुआ है नहीं हुआ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, वो एंगेजमेंट टीम का, तो वो चीजें कौन इवेल्युएट करेगा, EQCR आके इवेल्युएट करेगा। साथ साथ जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड हुए थे ड्यूरिंग एन एंगेजमेंट उसको चेक करेगा। साथ साथ कोई जजमेंट लिया है और कोई मेटीरियलिटी और सिग्निफिकेंट रिस्क के रिगार्डिंग उसको इवेल्युएट करेगा। साथ साथ एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन तो प्रोवाइड करिए ना, वो सारी चीजों को कंसिडर करेगा। साथ साथ जो मैटर कम्युनिकेट करें उसको चेक करेगा, जो आपने कम्युनिकेट करें किससे, मैनेजमेंट से, TCWG से या कोई और रेगुलेटरी बॉडी से, उन सब चीज को कंसीडर करेगा। साथ साथ एप्रोप्रिएट रिपोर्ट तो इशू हुई है ना, वो सारी चीजें चेक करेगा, वर्किंग पेपर को चेक करेगा। तो ये सारे EQCR के मैटर होते हैं, इनके रेस्पेक्ट में EQCR वर्क करता है, इनके रेस्पेक्ट में वो चीजें रिव्यू करता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि EQCR अपॉइंट हुआ नहीं हुआ, ये एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकता, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एंगेजमेंट पार्टनर की होगी कि भाई तेरे ऑडिट एंगेजमेंट पे EQCR आया नहीं आया, अपॉइंट हुआ नहीं हुआ, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ध्यान रखना है। डिटरमाइन दैट EQCR हैज बीन अपॉइंटेड। साथ साथ डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट, जो भी मैटर आपको अराइज हुए सिग्निफिकेंट मैटर वो आप EQCR से डिस्कस करोगे। साथ साथ आप जब तक ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करोगे, जब तक EQCR कंप्लीट ना हो जाए, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हो रहा है, अगर EQCR वांटेड टू रिव्यू द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, वो एंगेजमेंट टीम की इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को चेक करना चाहता है, रिव्यू करना चाहता है, और एंगेजमेंट पार्टनर बोल रहा है भैया वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर गलत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा वो एंगेजमेंट टीम की इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को भी रिव्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर उसको हम लिख के कैसे आएंगे, इसके अंदर आपको एंगेजमेंट पार्टनर की जो एथिकल रिक्वायरमेंट थी ना, जहां पे वो ऑब्टेन करता है इन्फॉर्मेशन, फिर वो इवेल्युएट करता है, फिर वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है, वो सारी चीज को आप पहले ये लिख के आओगे, क्योंकि वो एंगेजमेंट पार्टनर की इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फिर आप नीचे लिख के आओगे कि यार एंगेजमेंट पार्टनर गलत है, क्योंकि यहाँ पे EQCR भी वो वर्क परफॉर्म कर सकता है, रिव्यू कर सकता है उस वर्क को, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हमारा पूरा पूरा EQCR था। लेट्स मूव टू द मॉनिटरिंग। यहाँ पे भी वही बात आएगी, फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस, कि भाई जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है उसको आप सही तरह से कंप्लायंस तो हो रहा है ना, जो एडिक्वेट तो है ना, वो आपके ऑपरेट तो कर रहे हैं ना इफेक्टिवली, उन सब चीज की क्या करोगे, आप एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाओगे मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग, कि यार वो सारी चीजों को मॉनिटर करके एक्चुअली में कंप्लायंस तो हो रहा है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का या नहीं हो रहा, क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग आप वो सारी चीजों के रिगार्डिंग आप मॉनिटरिंग करोगे। ये हमारी बात होती है मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग। और इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आप चेक करोगे कि यार एप्रोप्रिएटली डिजाइन तो है ना, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट तो है ना क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये मॉनिटर करोगे। साथ साथ आप सेकंड थिंग क्या करोगे, यार अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है किसी आपके पता है यार लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो आपकी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट तो कर रहा है ना, आप चेक करोगे। साथ साथ कोई कंप्लेंट और एलिगेशन रेज हुए, सर कैसी कंप्लेंट कैसी एलिगेशन, कि यार आपको बोला कि आपने PRL रिक्वायरमेंट का कंप्लाई नहीं करा एंगेजमेंट लेवल पे, तो यहाँ पे आपका एक कंप्लेंट एलिगेशन आ सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यार आपने फर्म के ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल को कंप्लाई नहीं करा, क्योंकि ऐसे 220 में आपको कंप्लाई करना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का, वो नहीं करा, तो उसकी भी रिगार्डिंग कंप्लेंट और एलिगेशन रेज हो सकती है। तो उससे कैसे डील करना है वो भी मॉनिटरिंग के अंदर कवर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ एप्रोप्रिएट एक्शन कौन कैसे लेगा, रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट द पर्सनल जिसने कंप्लाई नहीं करा, तो उसके रिगार्डिंग आपको मॉनिटरिंग के अंदर कंसीडर करना है। ये चारों पॉइंट आपके मॉनिटरिंग के अंदर कंसीडर होगा। यही हमारा नवंबर 24 का क्वेश्चन था, तो यहां से आने के चांसेस कम है। अब बात आती है सर हम कंप्लेन एंड एलिगेशन को कैसे डील करते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया कंप्लेन एंड एलिगेशन कैसे रेज हो सकते हैं। भाई वर्क परफॉर्म बाय द फर्म फेल टू कंप्लाई विद PRL रिक्वायरमेंट, और एलिगेशन दैट नॉन कंप्लायंस विद द फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई एलिगेशन और कंप्लेन रेज हुए, तो सबसे पहले आपके पास डिफाइंड चैनल्स होने चाहिए कि जो फर्म के जो पर्सनल्स है या कोई अदर से आउटसाइड द फर्म को कोई बंदा है वो रेज कर सकते कंसर्न विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल। उसके रिगार्डिंग आपके पास एक डिफाइंड चैनल होना चाहिए, जब भी तो आपके कंप्लेन और एलिगेशन रेज होंगे। उसके साथ साथ जब आपको मिले कोई कंप्लेन एंड एलिगेशन, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करोगे उस कंप्लेन एंड एलिगेशन को। उसको सुपरवाइज कौन करेगा, भाई सुपरवाइज करेगा पार्टनर विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस। फिर आपको पता लगा यार सच में नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो आप
एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन लोगे उस अगेंस्ट द पर्सनल और एंगेजमेंट पार्टनर जो भी होगा उसके रिगार्डिंग आप एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे और उस मैटर को रिजोल्व करोगे। ये पूरा था हमारा SQC1 और SA220। और इसके रिगार्डिंग देखो मिसलिनियस टॉपिक्स और हैं वो आपको रीड कर लेना है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए, ये सारी बात करता है। और इसमें आपको जो कंट्रोल्स हैं वो इसके रिगार्डिंग होनी चाहिए कि भाई वो प्रोटेक्ट करे इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी इंटीग्रिटी को प्रिवेंट करे, अनऑथराइज अमेंडमेंट को, साथ साथ अलाउ करे एक्सेस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन बाय द एंगेजमेंट टीम और अथोराइज पार्टीज, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर हो सकती है रिगार्डिंग द रिटेंशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसको आप रीड कर लेना। तो ये सारे मिसलिनियस टॉपिक है, इसको आप रीड कर लेना। तो हमने पूरा स्टार्टिंग कैसे करा था, तो सबसे पहले हमने लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी। SQC1 में किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, CEO और मैनेजिंग पार्टनर की। उसके अंदर भाई तीन कौन सी बात करी थी, एक तो भाई कमर्शियल कंसिडरेशन ओवरराइड नहीं होनी चाहिए, और दूसरा आपकी जो फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर होगी पर्सनल की उसमें डेमोस्ट्रेट करोगे कि भाई आप क्वालिटी की साइड ज्यादा हो, और थर्ड आपका सफिशिएंट रिसोर्स आप डिवोट करोगे रिगार्डिंग द कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। जब हम बात करेंगे SA220 की तो वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंगेजमेंट पार्टनर की रिगार्डिंग द कंप्लायंस एट द ईच एंगेजमेंट लेवल। वहां पे एम्फेसाइज क्या करोगे, दो चीजें भाई, इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी इज एसेंशियल। इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी में क्या करोगे, पहले दो ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे कि आप कंप्लाई कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो वर्क जिसमें कंप्लाई करो PRA रिक्वायरमेंट का, आप एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर रहे हो। थर्ड आपका कंप्लाई करो परफॉर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल, और फोर्थ क्या आप एंगेजमेंट टीम अपने कंसर्न को रेज कर सके विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल। ये हमारे लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। एथिकल रिक्वायरमेंट में है तो आप पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओगे रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। तो फर्म लेवल पे क्या करोगे, आप पहले डिस्कस करोगे, कम्युनिकेट करोगे किससे, फर्म के जो एम्प्लॉइज है उससे कम्युनिकेट करोगे भाई तू कंप्लाई कर। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे और इवैल्यूएट करोगे ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो थ्रेट क्रिएट करते हो, फिर उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे और उसको एलिमिनेट करोगे या विड्रॉ करोगे एंगेजमेंट से। जब हम यही SA220 में आते हैं तो आपको पूरी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट की जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, और एंगेजमेंट पार्टनर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पहले वो ऑब्टेन करेगा इन्फॉर्मेशन या कोई सर्कमस्टेंसेस जो थ्रेट क्रिएट करता हो, फिर उसके रिगार्डिंग उसको इवैल्यूएट करेगा कि सच में इंडिपेंडेंस की जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर फर्म की कहीं वो ब्रीच तो नहीं हो रही। अगर ऐसा हो रहा है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, उसमें विड्रॉ नहीं कर सकता, विड्रॉ कौन करेगा, ओनली फर्म कर सकती है। और आपको हर साल में एक बार रिटर्न कंफर्मेशन लेना पड़ेगा जो रिलेवेंट पर्सनल है कि उसने पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कंप्लाई करा है। ये पूरा एथिकल रिक्वायरमेंट था। फिर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस में आपको तीन चीजों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इंटीग्रिटी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, फर्म के जो एम्प्लॉइज है उनकी कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि वो परफॉर्म भी कर सकते हैं नहीं कर सकते, और उसके रिगार्डिंग आपको टाइम एंड रिसोर्स को भी देखना पड़ेगा। साथ साथ जो फर्म है उसके एंगेजमेंट टीम है भैया वो आपके एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो चीजें देख लेना, और इनके रिगार्डिंग मैटर्स आते हैं वो सारी चीजों को आप कंसिडर करोगे। फिर इसके बाद हमारा अलग एलिमेंट आता है ह्यूमन रिसोर्स। उसमें आप देखोगे कि यार एंगेजमेंट पार्टनर कॉम्पिटेंट तो है ना, जिस ऑडिट में आप उसको असाइन कर रहे हो उसके पास सफिशिएंट टाइम तो है ना, ये सारी चीजें आप चेक करोगे ह्यूमन रिसोर्स में। जब हम आते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में उसमें आपकी रिव्यू रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है कि आप रिव्यू करोगे मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर का। वहां क्या रिव्यू करोगे, जो उसने वर्क परफॉर्म करा है वो PRA रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा है नहीं करा, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन प्रोवाइड हुई है नहीं हुई है वो आप चेक करोगे। जो भी उसने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे हैं वो सपोर्ट तो करते हैं कंक्लूजन को, आप वो चेक करोगे। साथ साथ जो भी उसने वर्क परफॉर्म करा है वो आपके कंक्लूजन पे तो रीच हो रहा है वो आप चेक करोगे। जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपने उसको लगाया है वो अचीव भी हुआ है नहीं वो चीजें आप इवैल्यूएट करोगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में आप भाई फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजोल्व करोगे, तभी आप रिपोर्ट इशू कर सकते हो, उससे पहले रिपोर्ट इशू नहीं करोगे। और कंसल्टेशन एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन डिफिकल्ट एंड कॉन्टीजियस मैटर, और आप नेचर एंड स्कोप ऑफ कंसल्टेशन के रिगार्डिंग भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे, कंक्लूजन जो रीच हुआ उसके रिगार्डिंग भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे। फिर हमारा है EQCR लिस्टेड एंटिटी के लिए हमारे लिए मैंडेटरी होता है, और एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकता EQCR को। EQCR शुड बी अ CA ओनली। थर्ड पॉइंट उसकी नेसेसरी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना, अगर आपका उससे कंसल्ट कर सकता है कोई दिक्कत नहीं, बट उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये सारे मैटर थे। फिर मैटर कौन कौन से रिगार्डिंग EQCR को रिव्यू करना पड़ता है भाई, वो तो एंगेजमेंट टीम के इवैल्यूएट करेगा, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को इवैल्यूएट कर सकता है, साथ साथ कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए उसके रिगार्डिंग कर सकता है, कोई जजमेंट ली रिगार्डिंग द मटेरियलिटी के रिगार्डिंग तो वो भी उसको रिव्यू कर सकता है, कोई मैटर आपने कम्युनिकेट करे TCWG मैनेजमेंट के साथ उसको वो इवैल्यूएट कर सकता है, जो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू है उसको रिव्यू कर सकता है, साथ साथ जो वर्किंग पेपर्स है उसको रिव्यू कर सकता है। और एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि यार EQCR अपॉइंट होना चाहिए उस ऑडिट एंगेजमेंट पे, साथ साथ जो EQCR परफॉर्म हो रहा है पहले वो कंप्लीट हो जाए तभी रिपोर्ट साइन होगा, और कोई सिग्निफिकेंट मैटर है वो कम्युनिकेट कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स थे EQCR के रिगार्डिंग। फिर हम आए थे हमारे मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग बेसिक पॉइंट थे, वो ऑलरेडी नवंबर 24 में आ चुका है तो यहाँ पे आने के चांसेस कम है। ये हमारा पूरा SQC1 और SA220 था, काफी अच्छे से रिवाइज करा है, और यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। सो थैंक यू गाइस।